हाँ तो मेरे प्यारे लाडलो, स्वागत है आपका आपके अपनी इस क्लासेस एलिब्रो क्लासेस में। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बात की थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीपी एंड सीवी। तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, इस पे चर्चा कर चुके थे हम लोग। सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है, और अगर सीपी सीवी से बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है। अगर ये जानने की जरूरत है कि सीपी सीवी से कितना ज्यादा होता है, तो फिर हमने बताया था कि सीपी और सीवी का जो डिफरेंस होता है वो गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इधर उधर की बात अब नहीं, बहुत काम की बात समझिए। यानी बहुत मोटे मोटे तौर पे अगर आपको इतना याद रह गया कि स्पेसिफिक मतलब हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उतना ही परतें खुलती जा रही हैं चैप्टर की। आप देख रहे होंगे जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही आसान सी चीजों से हुई थी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ही इजी से टर्म्स थे, ठीक है ना। हीट, वर्क, टेम्परेचर, मतलब बहुत छोटे छोटे टर्म थे। उन छोटे छोटे टर्म के बाद लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं और चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, क्योंकि उनका आपस में रिलेशन भी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सबका एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन है। तो आपको एक एक चीज को ध्यान में रखना है। अगर मैं अभी तक आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, बहुत छोटे छोटे तौर पे, आप मतलब ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जान रखा था कि क्या क्या है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन एक बार ओवरव्यू हल्का से दे देता हूँ। सबसे पहली बात, हीट कैपेसिटी मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहते हैं। फिर वहीं पर आ जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अमाउंट ऑफ हीट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट constant volume मतलब CV, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 degree Celsius at constant volume। क्लियर है। उसके बाद एक नया सा टॉपिक बना था फॉर्मूला। अब पहले एक बार सारे फॉर्मूले बता देता हूँ आसान से। अगर मैं आपसे कहूँ m मास की किसी बॉडी को, ध्यान सुनिएगा, m मास की किसी सब्सटेंस के m मास का टेम्परेचर डेल्टा टी राइज करने के लिए, अब 1 डिग्री जरूरी नहीं है, वो तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि 1 डिग्री राइज करने के लिए जो होती है उसको स्पेशली क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर मैं यहां पर देखो फॉर्मूला होता है Q बराबर mc डेल्टा टी। तो Q बराबर mc डेल्टा में अगर m को ले लूं 1 ग्राम और डेल्टा टी को ले लूं 1 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से देखिएगा, अगर m को ले लूं 1 ग्राम और डेल्टा टी को ले लूं 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि 1 ग्राम मास की बॉडी है, टेम्परेचर में राइज कितना किया है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 इंटू सी इंटू 1, तो क्या बचेगा C, Q बराबर ही C हो जाएगा। और Q बराबर C का मतलब ही क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, समझ गए ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो Q बराबर mc डेल्टा टी, एक फॉर्मूला मेनली ये मिला हम लोगों को, Q बराबर mc डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तब यूज होगा जब हम कोई भी हमें ये बताए कि m मास की किसी बॉडी का टेम्परेचर, अच्छा वो तो 1 मास के लिए, तो जब मैंने स्पेशली 1 मास के लिए किया यानी 1 ग्राम के लिए किया और 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया, तो अमाउंट ऑफ हीट उसकी स्पेसिफिक हीट के इक्वल ही हो गया। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि हम हमेशा ही 1 डिग्री राइज करेंगे। अगर 10 डिग्री राइज करना होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू 10 डिग्री और m की वैल्यू, अगर 10 किलोग्राम का राइज करना होगा तो m की वैल्यू 10 और c की वैल्यू जो भी आपको उसने क्वेश्चन में दिया क्योंकि वो रहेगी। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब एक फॉर्मूला यानी कुल मिलाकर ये हो गया Q बराबर mc डेल्टा टी। फिर इसके बाद इसी से एक फॉर्मूला और भी होता है, यानी Q बराबर mc डेल्टा टी के साथ साथ हम क्या भी एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, Q बराबर डेल्टा U प्लस W भी कह सकते हैं। और इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप होता है Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर है। ये कहां से आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम को दी गई हीट 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, उसका कुछ हिस्सा तो उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में जाता है और कुछ बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो वर्क करने में चला जाता है। क्लियर है। इंटरनल एनर्जी में राइज करना मतलब टेम्परेचर में राइज करना ही होता है। अगर मैंने आपको कहा डेल्टा, ये W का अलग से फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, P डेल्टा V। इसको वैसे भी याद रखना कि अगर खाली वर्क निकालना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा
वी। पी डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में आने वाला चेंज दो टाइप का हो सकता है, या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। अगर सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन यानी अगर कोई गैस या कोई सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, तो समझिए उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो समझिए सिस्टम वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम। यानी कि दी गई हीट का वो काम जो बचा हुआ हिस्सा है वो उस सिस्टम के द्वारा किए गए काम के बराबर ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और अगर कोई गैस एक्सपेंड हो रही है, कह लो कोई सिस्टम कंप्रेस हो रही है, अगर कोई गैस कंप्रेस हो रही है या कह लो कि कोई सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, केवल गैस की बात नहीं करनी है, कोई भी सिस्टम अगर कंप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क हमें ऑब्टेन हो रहा होगा, क्योंकि जब कोई गैस कंप्रेस होगी ना तो वो क्या करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी। समझ में आ रही बात ना? जो एनर्जी वो रिलीज करेगी वो एनर्जी समझ लो एक तरीके से सराउंडिंग का सिस्टम पर किया गया काम ही होगा। समझ में आ रही बात ना? तो वर्क डन का पॉजिटिव कैसे, वर्क डन को पॉजिटिव कैसे लेते हैं, नेगेटिव कैसे लेते हैं, सब चर्चा हो चुकी है पिछले लेक्चर्स में, याद है ना? बहुत अच्छे। जैसे हीट गिवन को हमने क्या लिया था? पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम, पॉजिटिव। हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव। राइज इन इंटरनल एनर्जी, पॉजिटिव। और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव। एकदम आसान है, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सोच के समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो एकदम जस्टिफाइड लग रहा है कि हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है ना? फिर हमने आगे चलते चलते एक टर्म पढ़ा था एंथैल्पी। एंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी और किसी भी सिस्टम के प्रेशर उसके वॉल्यूम के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। मतलब मैं जानबूझ के पहले ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत फंस जाते हैं हम लोग, जो जब उलझ जाते हैं ना चीज़ों में, तो उसकी उलझन को दूर करने का सबसे बेहतरीन रास्ता क्या होता है? मतलब जैसे मान लो कि आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लिए थर्मोडायनेमिक्स के, अब आप उलझने लगे, आपका दिमाग उसमें ना परेशान होने लगा, यार ये है वो है, इसको मिलाऊं उसको क्या करूं? तो सब कुछ एक बार बिल्कुल अपने माइंड को ना एकदम फ्रेश कर दीजिए, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए। क्योंकि जो अब ये मत सोचिएगा साफ सुथरा कर दिया तो मतलब वो सब कुछ गायब हो जाएगा जो मैंने पढ़ा है, सब रहेगा। बस अपने माइंड से एक बार ये सोच लीजिए कि अभी मैंने जो पढ़ा है उसको अभी मैं धीरे धीरे कलेक्ट करूंगा, सारे को एक साथ जानने की कोशिश नहीं करूंगा। ऐसे एक एक टर्म उठाते जाइए, उसके बारे में सोचते जाइए, उसको लिखते जाइए अपनी कॉपी पे, आपका एक ही छोटी सी जगह पर पूरी की पूरी कहानी आ जाएगी। अब देखना सब कुछ आ रहा है यहीं पे, ठीक है ना? H बराबर U प्लस PV, व्हाट इज दिस? दिस इज एंथैल्पी। सिर्फ एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज नहीं है, ये केवल एंथैल्पी है। मतलब अगर मुझे किसी सिस्टम की एंथैल्पी निकालनी हो तो मुझे पता होना चाहिए उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, उस सिस्टम का उस समय का प्रेशर कितना है, और उस समय उस सिस्टम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। बस ये तीन चीजें पता होनी चाहिए तो मैं क्या निकाल सकता हूं आराम से? एंथैल्पी चेंज निकाल सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? H इक्वल टू U प्लस PV हो गया, तो उसी के साथ साथ क्या भी हो जाएगा? अब नया टर्म बनेगा एंथैल्पी चेंज। इसको हमने बताया था एंथैल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन ए केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है उसी को कहा जाता है उस सिस्टम। इस पे फोकस करो। इतना रिदम बढ़िया बना हुआ था, वो रिदम तुमने तुड़वा दिया, ठीक है ना? पर कोई नहीं, बता दे वो भी अच्छा है क्या, नहीं तो पूरा टाइम खराब हो जाता। अभी सुनो, अच्छा देखो यहां तक आ रखा है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो अब इन दोनों को ही राइट हैंड साइड को चेक करके हमें समझ में आ गया कि भाई Q बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा H। और Q बराबर डेल्टा H का मतलब ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम और अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर? इतने में कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी आपको, डेल्टा H बराबर क्या भी होता है फॉर्मूला? डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N GRT। बोलो क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N GRT। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव किया था, ठीक है ना? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमने इसको जान भी लिया था कि किस केस में क्या होता है, NP बड़ा होगा NR छोटा होगा तो क्या होगा, सब कहानियां पता हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप कैसे लिखोगे, खाली लिखोगे कैसे? तो भैया उसको सॉल्व करनी, यानी उसको शो करने का तरीका हमारे पास होगा QV। Q के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे V और बोलेंगे QV मतलब अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? तो QV इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा U। वेरी गुड। QV इज इक्वल टू क्या भी हो जाएगा? पहली बात तो आप यहां से देखो, शुरू से देखो, एकदम पहले वाले टर्म से। QV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे सर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 ग्राम मास का मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी?
m की वैल्यू कितनी 1 ग्राम, c की वैल्यू कितनी cv और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी 1, तो qv बराबर क्या ही हो जाएगा cv हो जाएगा। बोल हो जाएगा कि नहीं। और यानी कि ये तो आया इस वाले फॉर्मूले से आ गया। और यहाँ आ जाओ जरा एक बार दूसरे वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, इस वाले पे q बराबर डेल्टा u प्लस पी डेल्टा v में, तो दूसरे फॉर्मूले से आ जाएगा q बराबर डेल्टा u प्लस ये टर्म हो जाएगा 0, तो इसका मतलब qv बराबर क्या हो जाएगा, बोलो इतने में कोई डाउट हो तो। बहुत अच्छे। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यानी कि अच्छा अगर 1 डिग्री ना राइज करके, वैसे तो ये मैं कह दूंगा cv इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा u हो जाएगा, लेकिन अगर 1 डिग्री राइज करना हो तब भी, और अगर 1 डिग्री राइज करना है तब तो सीधे सीधे qv बराबर cv हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे इसका टेम्परेचर डेल्टा t ही राइज करना हो तब भी यही आएगा। क्या आ जाएगा भाई, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू t डिग्री डेल्टा t डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा t डिग्री सेल्सियस के लिए qv बराबर हो जाएगा cv डेल्टा t, तो यहाँ से cv यानी कि qv बराबर डेल्टा u और डेल्टा u बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला cv डेल्टा t। देखो सब इसी से बन जाएंगे, इन्हीं से, ठीक है। अब दूसरा बताओ, अगर मैंने कहा qp 1 मोल का ले लो या 1 ग्राम का ले लो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 इंटू cp इंटू डेल्टा टी, बोलोगा कि नहीं। और qp जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक वो आपका होता है क्या, पूरा पूरा डेल्टा v u प्लस पी डेल्टा v। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है ना, कौन सा वाला, ये डेल्टा u बराबर, देखो सुनो, डेल्टा u बराबर मैंने लिखा है, पहली बात यहां सुनो, qv बराबर क्या हो गया, qv बराबर तो m cv डेल्टा t होगा ना, m को हमने ले लिया तो 1 मोल या तो यूनिट मास ले लिया, तो यूनिट मास के लिए क्या बन गया cv डेल्टा t। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में जाती है, वर्क डन नहीं होता, तो qv बराबर डेल्टा u प्लस w, w को सिर्फ क्यों ले लिया, क्योंकि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेरी ये जो दी गई हीट है वो कितने के इक्वल ही होगी, डेल्टा u के इक्वल। qv बराबर cv डेल्टा t भी है और qv बराबर डेल्टा u भी है, तो qv की जगह पर उठा करके cv डेल्टा t रख दिया, तो डेल्टा u बराबर क्या बन के आ गया cv डेल्टा t। अब बोलो बात समझ में कि नहीं, बहुत अच्छे। इसी तरह qp बराबर क्या हो गया मेरा, qp बराबर cp डेल्टा t हो गया और qp बराबर डेल्टा u प्लस डेल्टा v हो गया। और जरा मुझे ये भी बता दो कि qp बराबर क्या भी हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने क्या बताओ, qp की जगह पर ये ऊपर रखा है cp डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू की जगह पर क्या रख दिया cv डेल्टा टी, और ये हो गया p डेल्टा v। और हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, चूंकि pv बराबर क्या होता है RT, तो फिर p डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा R डेल्टा t। वो जो इतनी कहानी कल बताई थी ना, बहुत लंबी चौड़ी सी जो कहानी बताई थी कल, उसका ये बड़ा आसान सा तरीका है, समझ में आ रही बात ना, बहुत शॉर्ट में कर दिया। अब बताओ इस p डेल्टा v की जगह पर क्या रख देंगे R डेल्टा t, तो यह आ जाएगा cp डेल्टा t बराबर cv, इसको भी इधर ले आओ, यह आ जाएगा माइनस का cv डेल्टा t बराबर R डेल्टा t, यहाँ से डेल्टा t कॉमन लिया था कल और ये बन गया था cp माइनस cv बराबर R डेल्टा t। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cp माइनस cv इक्वल टू R। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बार बार आपसे कह रहा हूँ इन सारे के सारे टर्म्स को कि आपको मीनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, मीनिंग याद पता होने चाहिए। अगर मीनिंग नहीं याद रहेंगे ना, यानी आप इसको भूल गए, आपको ये नहीं पता ये है क्या। जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं cp क्या है, उसका पहले मतलब पता होना चाहिए, बाद में सारी बातें हैं। cp इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल, कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए अगर हम हीट देंगे तो सारी की सारी हीट टेम्परेचर को राइज करने में नहीं जाएगी, उसका कुछ हिस्सा जरूर वर्क करने में भी जाएगा, इसलिए टेम्परेचर जल्दी राइज नहीं होगा, मुश्किल से राइज होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ जाएगी। बोलो, इतना सब मैंने कल भी डिस्कस किया था। अब इससे कुछ आगे बढ़ जाए, नया टॉपिक एक है, लिखिए जल्दी से, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सब पिछले लेक्चर में, मतलब जो पिछले लेक्चर थे उसी को समराइज किया बस, ठीक है। लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, बता रखा है। एक नया टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बेटा तो उसको बहुत अच्छे लिखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें भी हर बार देखो डेफिनेशन, अगर कोई बच्चा याद करना चाहे ना तो इतनी आसानी से याद कर लेगा जिसका कहना नहीं। बताओ, अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो किस चीज पे चल रही थी, अभी तक चर्चा चल रही थी टेम्परेचर के राइज और फॉल पर, टेम्परेचर के राइज और फॉल पर। और वो टेम्परेचर का राइज और फॉल हम कैसे कर रहे थे, हीट देकर या हीट लेकर, हीट देकर टेम्परेचर राइज कर रहे हैं या हीट निकाल के टेम्परेचर फॉल कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अब जो चर्चा चलेगी वो नई कहानी हो गई, अब टेम्परेचर राइज की कहानी नहीं है,
चलिए लिखिए, लेटेंट, इधर जान दो भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मतलब फ्यूजन का मतलब क्या भी होता है, मेल्टिंग, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बातें हैं। पहले तो आपको मैं बताऊंगा, हर एक चीज का मैं हमेशा मीनिंग बताता हूं, आपको पता होगा कि भाई कोई भी टॉपिक या कोई भी टर्म हमारे सामने जब पहली बार आता है ना, तो हम उसका मीनिंग पहले जानने की कोशिश करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, पहले दोनों दो वर्ड से मिलकर बना है, हम कहेंगे नहीं सर 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट एंड फ्यूजन, चलो तीनों का मीनिंग समझ लो। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, लेटेंट का मतलब लिटरल मीनिंग छिपा हुआ, हीट मतलब तो जानते ही हो कि क्या है, उष्मा यानी ऊर्जा, ठीक है ना, और एनर्जी, सॉरी लेटेंट फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है पिघलना, किसी चीज का पिघल जाना या कि मेल्ट हो जाना, ठीक है ना। तो कुल मिला जुलाकर अब चीजें बदल गई हैं। अब तक टेम्परेचर राइज हो रहा था, सब्सटेंस के कॉन्फ़िगरेशन में या स्टेट में बदलाव नहीं हो रहा था। हम मान रहे थे कि मान लो कोई गैस है तो वो गैस का टेम्परेचर हीट देने पर राइज हो रहा है और बस होता जाएगा। अब गैस है तो गैस के ऊपर नहीं जाएगा कहानी, ठीक है ना। या फिर कोई सॉलिड है, जैसे मान लो मैंने कहा इस चेयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितनी हीट देनी पड़ेगी वो इस चेयर की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। लेकिन 1 डिग्री राइज करने पर चेयर की शेप या उसका स्टेट नहीं बदल जाएगा कि वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड से गैस हो जाएगी, समझ लो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। तो अब लेकिन यहां मामला बदल गया, यहां क्या है, हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं और वो अपनी स्टेट ही को बदल ले रहा है, मतलब अपने फेज को चेंज कर ले रहा है। फेज का मतलब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आ जा रहा है या लिक्विड फेज से गैसेस फेज में आ जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये बता रहा हूं, केमिस्ट्री में मोस्टली चीजें पहले होते हुए देखी गई हैं, बाद में उनकी रीजनिंग ढूंढी गई है। और जिन जिन चीजों की रीजनिंग ढूंढी गई है, मतलब होने के बाद होता हुआ देखकर रीजनिंग ढूंढी जा रही है ना, इस तरह से कि पहले उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, फिर उसका रीजन ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा, या कभी कभी वो चीज अचानक हो गई और उसका फिर एक्सपेरिमेंट, उसका रीजन ढूंढा हमने, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो अगर रीजनिंग ढूंढने की कोशिश की गई तो अक्सर क्या हुआ, अक्सर यही हुआ कि रीजन ढूंढते समय जो चीजें आई वो मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हो पाई, क्योंकि जब आप रीजन खाली ढूंढ रहे हो, वैसे ही जैसे आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उसका आपको आंसर पता हो तो आप अब आंसर भिड़ाने के चक्कर में लग जाते हैं, इस चक्कर में नहीं लगते क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको आंसर पहले से पता हो, और कई बार आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आंसर देख लेते हैं जानबूझ के, चलो आंसर क्या आ रहा है देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं, फिर समझ में आ रही बात ना, यानी कि नतीजा आपको पहले से पता हो तो आप उसका रीजन ढूंढने की, उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक ये है कि आप रास्ता, आपको पता नहीं है, आप रास्ता बनाते जा रहे हो, रास्ता बनाते जा रहे हो टारगेट की तरफ, समझ में आ रही बात ना। तो वैसी कहानी यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब, यहां पर क्या होता हुआ देखा गया कि जब हमने किसी सिस्टम को हीट दी, जैसे सपोज करिए कि आपने बर्फ के टुकड़े को गर्म करना स्टार्ट किया, बाहर से सराउंडिंग से हीट देना स्टार्ट किया, तो जब हमने उसको हीट दी तो हीट देने से पहले तो क्या हुआ, बर्फ का टुकड़ा मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो पहले तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ, समझ में बात, ध्यान दीजिएगा, पहले तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होना मतलब यानी कि हीट देने से उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आया। क्यों आया, क्योंकि सर -10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलता नहीं है। अब जब नहीं पिघलता तो कितने पे पिघलता है पता होना चाहिए हमें, तो पता लगाया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचकर बर्फ पिघलनी स्टार्ट होती है। जब तक बर्फ का टेम्परेचर 10 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस रहता है तब तक बर्फ पिघलती नहीं, बल्कि -10 भी रहेगा, -9 भी, -8, -7, -6, -5, -4, -3, जब तक 0 पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक बर्फ की मेल्टिंग स्टार्ट नहीं होगी, मतलब फ्यूजन स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब है -10 डिग्री सेल्सियस से 0 तक पहुंचाने में जितनी हीट खर्च हुई वो किस काम में जा रही थी, टेम्परेचर को राइज करने में जा रही थी। तो वहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर मुझे निकालना है कि बर्फ के टुकड़े को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हुई, तो फॉर्मूला लगेगा Q = mc डेल्टा टी। बार बार कह रहा हूं, Q = mc डेल्टा टी, कारण क्योंकि वहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर, बहुत काम की बात। फिर हमने क्या किया, ये 0 पे पहुंच गया, हमारा बर्फ का टुकड़ा हीट देने पर क्या हो गया, -10 से बढ़कर 0 पे पहुंच गया। जैसे ही ये 0 पे पहुंचा तो 0 पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, और जब ये 0 पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ ना, तो उसके बाद अब हम हीट दे रहे हैं। तो हमने पाया, किस तरह पता, ये सब पता कैसे चला, शुरुआत में ही आपने बर्फ के टुकड़े से एक थर्मामीटर को अटैच कर दिया और आपने उसको बाहर से हीट देना स्टार्ट की। और बाहर से हीट देना कैसे स्टार्ट की, सराउंडिंग से वो हीट चाहे खुद ले ले चाहे आप दे दें उसको, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। सराउंडिंग तो सब है उसके लिए, ये सन भी सराउंडिंग है, एनवायरमेंट भी सराउंडिंग है उस बर्फ के टुकड़े के लिए, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। उसने हीट ली, हमने मेजर किया,
-10 डिग्री सेल्सियस से आपके थर्मामीटर ने चेक करके बता दिया कि 0 पे पहुंच चुका है बर्फ का टुकड़ा, लेकिन अभी तक वो बर्फ का टुकड़ा ही है, पिघला नहीं है, मेल्ट नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही ना? बहुत ध्यान सुनिएगा। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर जैसे ही हम लोग तो बर्फ के टुकड़े को बाहर रखते हैं सराउंडिंग में, तुरंत पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो तुरंत पिघलना स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे होता है, और जैसे ही जितना ज्यादा सराउंडिंग के और बर्फ के टुकड़े के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी ही तेजी से हीट ट्रांसफर होगी। बड़े काम की बात बता रहा हूं। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, आप एक बिल्कुल तपते हुए कोयले को पकड़ो, कब तपती हुई लोहे की रॉड को आप टच करिए, और एक नॉर्मल सी गर्म आपके घर में चम्मच है कोई, उसको टच करिए, तो आप ना जैसे ही खाली जो लोहे की तपती हुई रॉड एकदम बिल्कुल गर्म हो रखी है भयंकर वाली टेम्परेचर पे, आपने उसको टच किया, एकदम से लगेगा अरे बाप रे बाप कितनी भयंकर हीट एकदम से आपको महसूस होगी। बात समझ में ना? कारण क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर उसके टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये फिजिक्स है। यहाँ आके समझो फिजिक्स आ गई। फिजिक्स में जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ यही पढ़ेंगे कि टेम्परेचर में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हीट का ट्रांसफर उतनी ही तेजी से होगा। बात समझ में आ रही ना? यानी रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो बर्फ का टुकड़े का जो ऊपरी सतह होती है वो बहुत जल्दी ही -10 डिग्री सेल्सियस से कितने पे पहुंच जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाती है। और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगी तो ऊपरी सतह, जितनी सतह 0 डिग्री सेल्सियस को अचीव करती जाएगी, उतनी सतह का मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। अब चलो जी 0 पे पहुंचा तो हमने पाया क्या? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पहुंच गया और मेल्ट होने लगा आइस, तो मेल्टिंग के बाद भी हम हीट देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है। लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई, ये क्या हो गया कि हम हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है। तो वहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब कोई सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है, स्टेट को, फेज को चेंज कर रहा होता है, फेज को, तो उस समय दी गई हीट छिपी हुई हीट के तौर पर मानी जाती है। मतलब स्टेट चेंज होते समय टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं आता, ऐसा लगता है ये हीट कहीं गायब हो गई। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है ये एनर्जी जो आपको लग रहा है मैं बाहर से हीट दे रहा हूं, बताओ ना आपको क्या लगेगा? अजीब सा नहीं लगेगा अगर मैं किसी चीज को गर्म करूं और उसका टेम्परेचर ना बढ़े, मतलब उसको स्टॉप पे रख दूं और टेम्परेचर ना बढ़े, तो अजीब सा नहीं लगेगा कि यार आग जल रही है नीचे लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है? तो आपको लगेगा इसका मतलब हीट कहां जा रही है? तो जवाब मिलेगा कि वो हीट एक लेटेंट हीट है, मतलब छिपी हुई हीट है, ऐसी हीट है जिसके बारे में हमें अंदर, मतलब वो एक तरीके से इंटरनली हीट है। समझ में आ गई बात? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, the amount of heat required to melt, है ना, to melt m mass of substance at constant टेम्परेचर है ना, और करके लिखिए और। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंथैल्पी चेंज। ये थोड़ा केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में हो जाएगी बात। लिखिए द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, द एंथैल्पी, और करके लिखिए, हाँ और करके, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सब्सटेंस। The enthalpy change when 1 mole of a solid substance converted into its liquid state at its melting point. The enthalpy change when 1 mole of a solid substance is converted into its liquid state at its melting point is called enthalpy of fusion. Latent heat of fusion फिजिक्स में जनरली यूज किया जाता है और केमिस्ट्री में यूज किया जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वही सेम चीज है, ठीक है ना, is called enthalpy of fusion. Clear? It is called enthalpy of fusion. It is denoted by LF. LF मतलब latent heat of fusion, कैपिटल है मतलब latent heat of fusion मतलब melting। बहुत ध्यान सुनो, बहुत आसान सी बात है, देखो, at its melting point is called enthalpy of fusion, it is denoted by LF, बहुत छोटी सी बात समझिए ध्यान से, ठीक है ना।
कुल मिला जुलाकर अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तो समझो उसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा होगा, और अगर किसी सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होगी, सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होगी तो उसके टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा होगा जब तक अब वो पूरी स्टेट चेंज ना हो जाए। तो कुल मिला जुलाकर अगर मैंने आपसे पूछा कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, हीट रिक्वायर्ड, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू, भाई मेल्टिंग में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में तो बदलेगा, सॉलिड इनटू लिक्विड अपॉन, बोलो अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस। नहीं समझे, अरे वहां भी तो यही था, राइज इन टेम्परेचर, नहीं हीट रिक्वायर्ड अपॉन मास इज इक्वल टू चेंज राइज इन टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस। बताओ ना, अब यूनिट मास देखो, जब डेफिनेशन लिखी जाती है तो वो बताया, मैंने जब स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन तो बोला था 1 ग्राम का इतना, लेकिन जब हमने कहा यार जरूरी थोड़ी 1 ग्राम ही लेंगे, हो सकता है हम ग्राम लें, तो m से जब डिवाइड करेंगे तभी तो पर ग्राम निकल के आएगा। उसी तरह से जब हम यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करेंगे तभी तो पर ग्राम निकल के आएगा। यानी किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को, कुल मिलाया छोड़ो, एकदम आसान समझो, 1 ग्राम बर्फ के टुकड़े को, 1 ग्राम बर्फ के टुकड़े को पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, समझो वो बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, सिंपल लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होती है। 1 ग्राम, समझ गए ना, 1 ग्राम लोहे को पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, अब अगर जरूरी भी नहीं है कि 1 ग्राम ही हो, किलोग्राम में भी हो सकता है, इसलिए यूनिट मास बोल रहा हूं, यूनिट मास, 1 किलोग्राम लोहे को, 1 किलोग्राम लोहे के टुकड़े को पूरी तरीके से लिक्विड में बदलने के लिए, मेल्ट तो वो भी हो जाता है ना, मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है लोहे का, तो जब तक आप 1500 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचाओगे लोहे के टुकड़े को तब तक वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। लोहे की एक रॉड मैंने आपको दे दी, मैंने बोला जाओ भाई इसको मेल्ट करके लाओ, तो मेल्ट करके लाने के लिए आप अपने घर पे मेल्ट नहीं कर सकते उसको, उसके लिए बड़ी बड़ी ब्लास्ट फर्नेस लगाई जाती हैं, बड़ी भट्टियां लगाई जाती हैं, बड़ी फर्नेस लगाई जाती है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हमारे घरों में क्रिएट नहीं कर सकता 1500 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रही बात ना। तो आप क्या करोगे, पहले ले जाकर के लोहे की उस रॉड को हीट में यानी भट्टी के अंदर जब डाल दोगे तो पहले उसका टेम्परेचर राइज होगा। कब तक टेम्परेचर राइज होगा, जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को अचीव नहीं कर लेगी, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस, तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे बगैर क्या नहीं होगा, मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा जब जैसे ही टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वहां वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक कि वो पूरी की पूरी रॉड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। अब ये जो टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है, यही हमारे दिमाग में शक डाल रहा है कि आखिर जो मैं हीट दे रहा हूं जा कहां रही है। तब लोगों ने सवाल किया, अब ये जो दी गई हीट है ना, अब ये टेम्परेचर को राइज करने में नहीं जा रही है बल्कि स्टेट को चेंज करने में जा रही है, मतलब फेज को चेंज करने में जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जा रही है। आई बात समझ में, वो डाउट तो नहीं। अब लेकिन बच्चे मैंने तो बोला यूनिट मास के लिए, बट अगर मेरे पास 10 किलोग्राम की रॉड हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब 10 किलोग्राम की रॉड को मुझे पिघलाना है पूरी तरीके से, तो मैंने उसको हीट दी मान लीजिए 1 करोड़ जूल, तो अब मैं आपसे कहने लगूं मुझे अब इसकी लेटेंट हीट बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 करोड़ जूल ऑफ अमाउंट को, 1 करोड़ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करोगे, उस 10 किलो या 5 किलो जितने की वो रॉड थी उससे क्या करोगे, डिवाइड, तब तो पर किलोग्राम निकल के आएगा। तो वही काम मैंने किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी हो तो क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड, पहली बात सॉलिड फेज से उसको लिक्विड फेज में लाने के लिए, और फिर अपॉन में क्या, जितना उसका मास 1 किलो की होगी तो सीधे सीधे वो एल ही आ जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो एल बराबर हीट रिक्वायर्ड ही होगा। जैसे वहां पर Q बराबर CV था, मतलब Q बराबर C था, कब Q बराबर C कह सकते हैं हम, भाई Q बराबर मेरे बच्चों MC डेल्टा T होता है कि नहीं। अगर इसको मैं 1 ग्राम लूं और इसको 1 डिग्री सेल्सियस लूं तो Q बराबर ही क्या हो जाएगा, C हो जाएगा ना। क्लियर रहती बात, बहुत अच्छे। तो इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए बात समझिएगा, वैसे यहां पर अगर मैं 1 रख दूं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही क्या हो जाएगी, Q के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, 1 मोल जरूर नहीं, 1 ग्राम भी हो जाएगी, तो Q बराबर नहीं 1 मोल, मैंने क्या कहा आपको, मैंने पहली वाली डेफिनेशन में देखो क्या लिखवाया है, यूनिट मास लिखवाया होगा, अच्छा M मास, तो M फिर वो हो जाएगा Q इंटू ML, ठीक है ना। आप एक काम कर लो, 1 M मास की जगह यूनिट मास कर लो, यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इंटू लिक्विड, है ना। हाँ, अलग अलग मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल। सुनो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बच्चे ध्यान दो इधर,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF इक्वल टू कितना हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड मतलब Q अपॉन M। तो इसका मतलब यहां से एक नया फॉर्मूला बन के आएगा Q बराबर MLF, Q बराबर MLF। सिंपल मतलब वही हुआ जब मैं बोल रहा था ना कि M मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर इतना बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं, सिंपल फंडा है, मैंने आपको क्या दिया, 5 ग्राम बर्फ का टुकड़ा दिया या 100 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा दिया, उसका टेम्परेचर अभी कितने पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, -10 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको कहा कि मुझे इसको पानी में कन्वर्ट करके दिखाओ 50 डिग्री सेल्सियस के। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मैंने आपसे कहा 100 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा अभी -10 डिग्री सेल्सियस पे लाई कर रहा है, इसको आप मुझे 50 डिग्री सेल्सियस वाटर पर भेज के दिखाओ। तो आप क्या कहोगे, -10 डिग्री सेल्सियस से पहले उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर हम लोग 0 पे लाएंगे, तब तक हीट वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तब फॉर्मूला लगेगा कौन सा, Q बराबर MC डेल्टा T। और उसमें भी C किसकी ली जाएगी, आइस की ली जाएगी। अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, आइस की स्पेसिफिक हीट अलग होती है और वाटर की स्पेसिफिक हीट अलग होती है। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, बताया था ना। तो पहले फॉर्मूला लगेगा -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में दी गई हीट कितनी होगी। तो Q1 बराबर, आपको मास मैंने दे दिया कितना, 100 ग्राम बर्फ का टुकड़ा था, इनटू में C आपको मैं बता दूंगा, आइस की वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर में राइज आप जान गए कितना लाना पड़ेगा मेल्टिंग तक पहुंचाने के लिए, -10 से 0। तो फाइनल हो जाएगा 0 और इनिशियल हो जाएगा -10, 0 -10 मतलब प्लस का 10 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, हो गया ना। अब क्या होगा, अब यहाँ एक मिनट बस है ना, यहाँ के बाद क्या होगा, जब ये पूरी की पूरा सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो अब मैं इसको गर्म क्या करना चाहता हूं, पिघलाना चाहता हूं। पानी तो तभी बनेगा जब पिघलेगा। अब जब तक ये 100 ग्राम बर्फ पूरी तरीके से पिघलकर पानी में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तब दी गई हीट किस फॉर्म में जाएगी, अब यहां फॉर्मूला लगाओगे, मास उसका 100 ग्राम रहेगा, मास कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब मास कितना रहेगा, 100 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मैं आपको दूंगा क्वेश्चन में, तो आप 100 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा करके ये वाला क्यू निकाल दोगे। दिस इज Q1, दिस इज Q2। अब ये पूरा का पूरा पानी कितने टेम्परेचर पे है अभी, जब बर्फ पिघलती है तो मैंने कहा टेम्परेचर राइज नहीं होता जब तक सारा का सारा बर्फ का टुकड़ा पानी में ना आ जाए। तो 0 डिग्री, कितने पे है अभी, 0 डिग्री। अब मैं चाहता हूं 50 डिग्री पे पहुंच जाए, क्योंकि मैंने आपसे बोला मुझे चाहिए 50 डिग्री का पानी, ठीक है ना। बर्फ के टुकड़े से उसको 50 डिग्री के पानी में बदलो। तो इसका मतलब अब आप फिर से हीट देंगे, लेकिन अब स्टेट तो चूंकि बदल चुकी है, अब स्टेट बदलने के लिए कम से कम 100 डिग्री पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वाटर बॉयल तब तक नहीं होता जब तक कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ना पहुंच जाए। इसका मतलब स्टेट में चेंज 100 डिग्री से पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा, पानी पानी रहेगा, बस गर्म होता रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उस काम को करने में दी गई हीट कैसे निकालूंगा, Q बराबर MC डेल्टा D। फिर से इसका सारा लूंगा, बोलूंगा 100 ग्राम पानी है, अब C पानी का लूंगा, आइस का नहीं लूंगा। और टेम्परेचर में राइज 50 डिग्री, 0 से 50 हो गया, 50 - 0। ये 3 टर्म, Q1 मतलब राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम -10 to 0, Q2 मतलब अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू चेंज द स्टेट, प्लस Q3 बराबर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तीनों को ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस वाटर। समझ में आ रही बात ना, ऐसे करेंगे। बात क्लियर हो गई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने केवल अभी आपको बताया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की को भी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और एंथैल्पी जो भी बची हुई हैं उन सबको अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतने को आप लोग समराइज करके जाओ, क्योंकि कल जो उलझी थी ना कहानी, उसको सुलझाने का मेरा मन था। आज मैं सुबह पहले से ही सोच के आया था कि कल कुछ चीजें ऐसी थी जो थोड़ा सा उलझने लगी थी लास्ट मोमेंट पे जा करके, क्योंकि जल्दी थी आपको भागने की, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है ना, जब चीजें उलझ रही थी, आज मैंने काफी कुछ समराइज किया है इसमें, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल फिर से, ठीक है ना, दोबारा।